हमारे मुख्य अतिथि है आदरणीय मदन सिंह बिष्ट, ऊंचापुल हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही नेक काम करने वाले है। और उन्होंने एमए राजनीति शास्त्र, एमए समाजशास्त्र, पत्रकारिता में डिप्लोमा लिया है, नेचुरोपैथी डिप्लोमा है। और उनकी 31 साल से सेवा है वन विभाग उत्तराखंड में। और उसी के साथ वो अधिकारी अनुसंधान रेंज हल्द्वानी के पद पर भी है। वो प्रतिदिन 12 घंटे अपनी सेवा, अपने कार्य को देते हैं। औषधीय पौधे हो, उनका संरक्षण करना हो, आम जनता तक उनका प्रसार प्रचार करना, और पूरे देश भर को उन्होंने हरा भरा करने का एक ठान लिया है। और पौधे का संरक्षण कैसे करना है, स्कूल को बच्चों को स्काउट करना है, ये सब उनके अंदर है। ऐसे बहुत सुंदर प्रतिदिन 12 घंटे सेवा देने वाले, कार्य करने वाले हमारे आज के मुख्य अतिथि है आदरणीय मदन सिंह जी बिष्ट। तो वो सादर आमंत्रित है। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च सेंटर, ये हमारा दैनिक योगाहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप अभी सादर आमंत्रित है जी। अपना, हाँ, माइक शुरू कीजिएगा। सर, आपका माइक बंद है। नहीं, आवाज नहीं आ रही, आपका माइक बंद है सर। आप म्यूट है, म्यूट है। जो, हाँ, वो बटन है उसको टच करिएगा आदरणीय। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आदरणीय भाई जी, वो जो रेड दिखता है ना गोल वाला, उसके बाजू में। हाँ अभी। हेलो, आ रही। हाँ, अभी आवाज आ रही है जी जी। स्वागत चलिए, है। जितने भी महानुभाव सज्जन आज उपस्थित हैं सभी को मेरा प्रणाम है। मैं अभी चूंकि सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए देर से आप लोगों से कनेक्ट हुआ हूँ, तो क्षमा चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम कल ही जो बहन जी ने मुझे लिंक से जोड़ा है, और आप लोगों से रूबरू होने का आज अवसर प्राप्त हुआ है, मैं इसके लिए तहे दिल से सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ। आवाज आ रही मैडम? जी 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 सर, आवाज आ रही है। जी। मैं पहले तो आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा है, और जी, तो आशा पवन सर ने ही बोला था। हमारे प्रथम पवन सर है, आदरणीय रिसर्च सेंटर हरिद्वार से, उन्होंने ही आपको जोड़ा है। हाँ, तो जी आशा करता हूँ कि भविष्य में लगातार हम लोग रूबरू होते रहेंगे। मैं बेसिकली जो है जो हमारे किसान हैं, जो हमारे जनमानस है, इनको ऑर्गेनिक खेती के बारे में रूबरू कराने का भी मैं कराते रहता हूँ। मुख्य रूप से जो रासायनिक खादों से जो हमारे खेत खलियान, हमारे जो वनस्पतियां या हमारा खान पान सब जो प्रभावित हुआ है, उससे तहत मुख्य रूप से हम लोग जो हमारी खेत की जो एक प्रकार से जो उनका जो स्वास्थ्य कहने का मतलब है, उसको सुधारने के लिए हम लोग जीवामृत पे काम कर रहे हैं। जीवामृत, जैसा कि आपको मालूम है, जीवामृत में मुख्य रूप से 5 कंटेंट हैं। अगर हमें जीवामृत बनाना है, अगर हम 100 लीटर जीवामृत बनाने की बात करें, तो उसमें हमें अ, अ, गा- गौमूत्र 20 लीटर गौमूत्र, 10 किलो कच्चा गोबर, 2 किलो गुड़,
2 किलो चने की दाल और 1-2 किलो जो है किसी पेड़ के नीचे की ह्यूमस, इसको हम लोग एक कंटेनर में डालते हैं और उसको घुमाते रहते हैं लगातार 5-7 दिन तक लगातार, जब तक उसमें फर्मेंटेशन होता है और वो एक बेहतर द्रव्य बन जाता है। तो करीब 10 दिन के बाद हम उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको इस तरह से यूज़ करना है, अगर हम अपने खेतों में डालें, जो हमारे पास स्प्रेयर पंप होता है 15 लीटर या 16 लीटर का, उसमें 1 लीटर अगर हम उसको डालते हैं मिश्रण करने के बाद, तो उसको हम अपने खेतों में, अपने सब्जियों में, अपने फलों में इस तरह से अगर हम प्रयोग करें, तो जो हमारी भूमि जिसको रसायन की आदत पड़ चुकी है पहले, वो धीरे-धीरे करके 2 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, तो फिर उसी कंटेंट में आ जाएगी जिस कंटेंट में प्रकृति ने हमें दी थी। तो ये एक बहुत बड़ा इसका इससे हमने देखा है, बहुत सारे किसानों ने यहाँ पे काम किया है, हमने उन पे अप्लाई किया है, तो ये देखा गया कि उसका परिणाम बहुत ही शानदार आ रहा है। अ, उर्वरा शक्ति बढ़ रही है, पौधों को पोषक तत्व मिल रहा है और अगर हम उस पोषक तत्व से बने हुए वनस्पतियों को अगर यूज़ करते हैं, तो हमारे जीवन में भी जो जो रोग का एक बहुत बड़ा कारण है, उस रोग पे हमें मुक्ति मिलती है। इसके अलावा हम लोग, क्योंकि इस समय सबको मालूम है कि बिना प्राण, बिना हवा के हम लोग जीवित रह नहीं सकते। तो प्राणदायिनी जो वनस्पतियाँ हैं, वो सिर्फ वन, जंगल, वनस्पतियाँ ये सब हैं। इनको संरक्षित करने का भी हम बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं, जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, उनको हम यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं मैक्सिमम। खास तौर पर इस पर अगर हम देखा जाए तो फाइकस की जो प्रजातियां हैं, बरगद है, पीपल है, नीम है, ऐसे प्रजातियों को बढ़ावा देने का काम है। और जो दीर्घकालीन, जिनकी आयु बहुत ज्यादा है, ऐसे वनस्पतियों को चाहे हम रोड साइड में लगाएं, चाहे हम अपने खेत खलिहानों के इर्द गिर्द लगाएं या बगीचों में लगाएं या वन क्षेत्र बनाएं, तो ऐसे प्रजातियों को हम विगत कई वर्षों से तैयार कर रहे हैं और फील्ड में जाके उनको लगा रोपित कर रहे हैं, जनमानस को इसके लिए अवेयर कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं कि इन वनस्पतियों से ही हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो एक सुरक्षित रह पाएगी। साथ ही जो हमारे जीव जंतु हैं, जो हमारा पूरा पर्यावरण है, उस जीव जंतु के लिए भी हमें जो है भोजन जो श्रृंखला है, उस भोजन श्रृंखला में उनको भी हमें शामिल करना है, क्योंकि उनके बिना भी हमारा अस्तित्व नहीं है। पूरा जो एक जीवन का पूरा एक सर्किल है, जो पृथ्वी में जितने भी लिविंग थिंग है, जितने भी जीव जंतु हैं, सबका अपना एक सर्किल है और सबको जीने का अधिकार है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में सारे लोगों को, सारे जीवन को, जो जीवन चलाने के लिए जो भोजन की आवश्यकता है, वो कहीं न कहीं वनस्पतियों से लिंकेड है। तो उन वनस्पतियों को संरक्षण करने का काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं और फ्यूचर में भी, आने वाले फ्यूचर में हम इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। इसमें आप सभी लोगों का भी हमें सहयोग मिलता ही है और चाहेंगे भी कि भविष्य में हम लोग ऐसा कर पाएंगे। मेरी आवाज सुन रहे हैं सभी लोग ना? हेलो सर, झारखंड में सुनाई दे रही है एकदम क्लियर। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। सुनाई दे रही है भैया। इसके अलावा बहुत सारी इस समय जो हमारे शरीर में जो व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, वो खासतौर से खान-पान से है। उस खान-पान में, जैसा मैंने पहले कहा कि हमारी भूमि का जो स्ट्रक्चर खराब हो गया है, उसकी वजह से भी हमारे जो शरीर में व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं, उन व्याधियों को भी हम प्रकृति के माध्यम से ही ठीक कर सकते हैं। हमारे पास पूरा प्रकृति बिखरा पड़ा है। जी प्लीज सर, ये घन जीवामृत को स्प्रे भी कर सकते हैं क्या? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, जीवामृत को स्प्रे भी कर सकते हैं। जो हमारा पिट्ठू पंप जिसको हम बोलते हैं, स्प्रेयर मशीन, हाँ हाँ हाँ। उस पर हमने 15-16 लीटर में पानी डाल के 1 लीटर का जीवामृत डाला। उसके बाद उसको हम पूरे अपने खेत में, अपने खलिहान में, जहां जहां भी हमने पौधे लगाए हैं, उन पर स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा सर, ये 20 लीटर गौमूत्र बोले, 10 लीटर गोबर बोले, घोल उस घोल बनेगा उसका 1 लीटर में कितना पानी मिला है? 15 लीटर? 15 लीटर में 1 लीटर वो पड़ेगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थोड़ा सा कुछ हाँ, बिल्कुल 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 क्लियर होना चाहिए।
एकदम झारखंड से बोल रहा हूँ मैं, क्लियर हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है बहुत अच्छे इसके परिणाम है। अगर जिस जिस खेती को शुरू में, नमस्कार, जिस खेती को शुरू में केमिकल की आदत पड़ गई है, उस केमिकल को भी सुधारने के लिए लगातार अगर हम इसको 3-4 महीने लगातार कंटिन्यू करते हैं, तो उस जो केमिकल का इफेक्ट है वो भी इससे धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्योंकि जीवामृत जो है ये पेस्टिसाइड भी है एक प्रकार से, कीड़ों को भी रोकने में मदद करता है, फंगस को रोकने में मदद करता है। इसलिए अच्छी तरह से अगर हम जीवामृत बनाते हैं तो ये हमारी जमीन के लिए बहुत ही उपजाऊ है। साथ ही हमारे जो जो हमारी वनस्पतियां लग रही हैं, साग सब्जियां लग रही हैं, फल फूल लग रहे हैं, इनमें भी इसका बहुत अच्छा असर देखा गया है। तो मेरी सारे किसानों से यही मेरी उनसे विनती है कि वो जरूर जो हमारा जमीन का जो स्ट्रक्चर खराब हो चुका है रासायनिक खादों से, उसको पुनः सुधारने में इस जीवामृत के माध्यम से सुधारें, ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी स्वस्थ रह सके और स्वस्थ भोजन कर सके, उनको स्वस्थ प्रकृति मिल सके। वनस्पतियों के लिए मैंने अभी जिक्र किया कि औषधि पौधों का बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, क्योंकि औषधि पौधे हमारे परिवेश में कहीं न कहीं विद्यमान है, बशर्ते उनको पहचानने की आवश्यकता है। पतंजलि ग्रुप ने बहुत बड़ा काम किया है कि उन्होंने लोगों को अवेयर किया है इस वनस्पतियों को संरक्षण करने में। कुछ मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि जो वनस्पतियां हमारे परिवेश में बिखरे पड़े हैं, हम उनको संरक्षित करें, हम उनको घरों पर लाएं, अपने किचन गार्डन में लाएं और लोगों को अवेयर करें। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनको हम डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। सीधे उपयोग करने के बाद हमारा जो है ये आवाज नहीं है सर, आवाज बंद है आपका। हेलो, हाँ जी, अब आ रही है सर। हेलो, हाँ जी सर, बोलिएगा, आवाज आ रही है आपकी। आ रही ना? तो ये जो वनस्पतियां हैं, इन वनस्पतियों को हाँ। हम अपने इर्द गिर्द लगा सकते हैं। मुख्य रूप से ये पेड़ पौधे हैं जिनका हम सीधा डायरेक्ट यूज कर सकते आवाज आवाज नहीं आ रही ना? हैं। हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है, अभी आ आ रही रही है। ना? हाँ, आ रही। जैसे हमारे इर्द गिर्द, आवाज हेलो हेलो, नेटवर्क की वजह से हाँ, आपकी आवाज कम ज्यादा हो में रही है। शायद नेटवर्क की वजह से ही कुछ कम ज्यादा आवाज हो रही होगी। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम है। बोलिए सर, बोलिए, क्लियर है। हेलो, सुनाई, आवाज आ रही है? झारखंड में सुनाई दे रहा है, अब आ रही कहीं है। कहीं नहीं। हाँ जी जी जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए बोलिए। हेलो, जी, झारखंड में आ रही है सर, बाकी आ जगह रही नहीं। ना? आपका दोष है, आपका दोष नहीं है, आप बोलते रहिए, बहुत मधुर बोल रहे हैं। हाँ, मैंने औषधि पौधों के बारे में बात की। जैसे मुख्य रूप से बहुत सारी औषधि पौधे हैं, जैसे हमारे गिलोय एक है, अमृता जिसको बोला गया है, जिसको पतंजलि ने भी काफी प्रमोट किया है। गिलोय है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, सर्पगंधा है। ऐसे पौधों को हम अपने किचन गार्डन में गमले में भी लगा सकते हैं। गमले में लगाने के उपरांत हम इसका पार्ट यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बिना किसी रासायनिक के। अगर हमने जीवामृत देने के बाद इसको हम यूज कर रहे हैं, तो गिलोय की जैसे डंडी है, गिलोय की डंडी को आपने हल्का सा क्रैश किया, क्रैश करने के बाद काढ़ा बना के रूप में, चाय के रूप में ले सकते हैं, या सीधे एक डंडी को डायरेक्ट आपने एक गिलास पानी में छोड़ दिया, रात को भिगा दिया और सुबह उसको ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम लेते हैं तो हमारा जो है, इससे काफी जो इम्यून सिस्टम है
हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी है वो बढ़ेगी। ऐसी ब्राह्मी है, ब्राह्मी के पत्ते आराम से इसको घर पे उगा सकते हैं। अश्वगंधा है, वेट लॉस करने के लिए अश्वगंधा की पत्तियां यूज करते हैं, और ये पूरे ओवरऑल बॉडी की जो तंत्रिका तंत्र होती है उसके लिए हमारा जो है अश्वगंधा की रूट, इसका रूट पाउडर हम लोग यूज कर सकते हैं। बिखरा पड़ा है हमारे पास प्रकृति में बहुत सारा, एक और औषधि है कालमेघ, बहुत ही बुखार के लिए एकदम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, खासतौर से जब कोरोना ये काल सब की बात चल रही थी या डेंगू की बात चल रही थी। हाँ, सतावर की जड़ कोई सज्जन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत सारे औषधि पौधों का हम लोग अपने घरों में पौधों को तैयार करके उनके पार्ट को यूज कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं इनमें। और घरों में हाल अपनी में वाटिकाओं में लगा सकते हैं। नीम की पत्ती का काढ़ा पी सकते हैं। अर्जुन की छाल का बार्क निकाल के अगर उसका भी अगर हम काढ़ा पीते हैं तो वो हमारे जो हमारा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है या बीपी की दिक्कत है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब चीजों को हम इनिशियल स्टेज पर अगर हम रोक दें तो हमें ज्यादा हमारे विकार हमारे बढ़ेंगे नहीं, जिससे कि हमको फिर अस्पतालों के ज्यादा चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे। तो ये सब चीजें धरती पे है, प्रकृति ने हमको सब दिए हैं। हमें पहचानने की आवश्यकता है कि हम इसको पहचाने, और पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पतंजलि योगपीठ का मैं देखता हूँ यहाँ पे जो आचार्य जी हैं वो हर सुबह चैनलों पर आके पौधे विद फोटोग्राफ दिखाने का प्रयास करते हैं। दूसरा, हर स्टेट में जगह जगह हर्बल वाटिकाएं भी अब बन रही हैं, चाहे स्कूल स्कूल कॉलेजेस में बन रही हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना रहा है अलग अलग जगह। तो ऐसे के माध्यम से आप उन पौधों की पहचान कर सकते हैं। पहचान करने के बाद आप उसको घर पे ले जाके, छोटे पौधों को ले जाके उनका यूज कर सकते हैं। और इसी क्रम में आपकी इस माध्यम से आगे आगे को मुझे और जुड़ने का अवसर मिलेगा तो मैं और कई चीजें आपसे शेयर करूंगा, बहुत सारे पौधों के बारे में, बहुत सारे अ, इन वनस्पतियों के बारे में, या कौन सी वनस्पति कहाँ विद्यमान हो सकती है, कहाँ आप लोगों को इजीली मिल सकती है, इसके बारे में भी चर्चाएं भविष्य में चलते रहेंगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम एक समाज में जो हमारा एक खान पान का जो जो विकार शरीर में हमने बना लिया है, क्योंकि इस समय आप देखेंगे हर तीसरा आदमी शुगर से प्रभावित है, रक्तचाप से प्रभावित है, हार्ट प्रॉब्लम आ गई, जबकि हार्ट की जनरली हार्ट के लिए बोला जाता था कि 50 के बाद, आधी उम्र के बाद हार्ट प्रॉब्लम होती थी। बट खान पान का जो एक ऐसा प्रोसेस हो चुका है, इसमें 10 साल 12 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये सब जेनेटिक जो सिम्टम हम आ रही हैं, इनको रोकथाम करने के लिए एक ही हमारे पास उपाय है कि हम अपने खान पान में वनस्पतियों का सानिध्य लें। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो 90 साल 100 साल जीते थे, वो इसीलिए जीते थे कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वनस्पतियां उनके साथ थी। लेकिन आज शहरीकरण के कारण हम लोगों ने वनस्पतियों को छोड़ दिया है। इजी टू ऑपरेट हमने अपनी बॉडी को बना लिया है, कष्ट हम लोग नहीं कर रहे हैं, पसीना नहीं बहा रहे हैं। हालांकि ये जो चैनल के माध्यम से आप सुबह जो प्राणायाम कर रहे हैं, जो आपने, मैं अभी देखा आपने जो, ये बहुत ही शानदार एक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, दीर्घायु करने के लिए प्रोग्राम आप लोग चला रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही आप लोग सब बधाई की पात्र हैं। और मैं आशा करता हूँ कि मैं पुनः आप लोगों से फिर जुड़ते रहूंगा। थोड़ा सा आज विलम्ब हो गया, इसकी वजह से क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी सज्जन को कोई और कोई जानकारी? हेलो। हाँ जी। आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि वो अगर माननीय अध्यक्ष जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो अपने प्रश्न रख सकते हैं। सर मैं झारखंड से बोल रहा हूँ। ये जो मिट्टी बोले, मिट्टी दिमाग मिट्टी, पीपल पेड़ का मिट्टी या आड़ की मिट्टी, कौन सा मिट्टी उत्तम कहा जाए? देखिए, मिट्टी हर जगह की अलग अलग मिट्टी होती है। हर स्ट्रक्चर, हमारा पूरे देश का ऐसा ढांचा बना है कि सबकी मिट्टियां अलग अलग हैं। हर मिट्टी में खेती होती है, हर मिट्टी में उपजाऊ खेती होती है। अगर कहीं पर मिट्टी में कहीं पर क्षारी ज्यादा है या कहीं पर बलुई रेत ज्यादा है, तो ऐसे मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए
हमारा जो जो हम जीवामृत की हम बात कर रहे हैं, इससे अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारी उस में अगर किसी कोई तत्व कम भी है तो ये जीवामृत पूर्ण रूप से उसमें तत्व जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, लौह अवयव है, ऐसे सारे अवयवों को पूरा करती है जीवामृत। सर जीवामृत मिट्टी के जी बारे में बोलना, 3 मिट्टी का उल्लेख है कहीं कहीं किताबों में। मैं एक ट्रेनर, फार्मर ट्रेनर हूँ, तो जी कुछ में हो कि मैंने मेड़ की मिट्टी, पीपल पेड़ की मिट्टी, नीचे की मिट्टी, बरगद पेड़ के नीचे की मिट्टी, या दीमक मिट्टी, कौन सा मिट्टी उत्तम कहा जाए? देखिए, दीमक मिट्टी ऐसा है, दीमक मिट्टी में कंटेंट, कभी कभी दीमक मिट्टी में क्या होता है कि अगर दीमक के कीटाणु रहेंगे, दीमक कई कई मायने में ठीक भी है, लेकिन कई मायने में दीमक हमारे लिए बहुत हानिकारक भी है। दीमक हमारे सॉफ्ट पौधे हैं, उनको उनकी जड़ों को खत्म कर देती है। इसलिए सबसे जो शुद्ध मानी गई है वो पीपल की जो मिट्टी है, क्योंकि पीपल के जो पत्ते हैं वो भूमि में बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज हो जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं। उसकी एक बहुत ही शानदार अपने आप में एक ह्यूमस बन जाती है, जैविक खाद बन जाती है। इसलिए इस में सबसे बढ़िया मिट्टी जो है पीपल मिट्टी माना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कोई सज्जन? फिर से एक बार ये जो जीवामृत का तरीका है ना, जी जी वो जी। बताओ। हाँ जी, 100 किलो गोबर। हाँ। ठीक है। जीवामृत बनाने के लिए अगर आपको स्टार्टिंग करना है तो उसका रेशियो बराबर है। अगर हम 20 किलो, अगर हमको 20 किलो 20 लीटर गौमूत्र में अगर कंटेंट डालना है तो 20 लीटर गौमूत्र में 10 किलो हमको कच्चा गोबर डालना है, 2 किलो हमको गुड़ डालना है, 2 किलो हमको चने की दाल डालनी है या बेसन भी डाल सकते हैं, और 2 किलो किसी पेड़ के नीचे की ह्यूमस, खासतौर अगर पीपल की पेड़ के नीचे की ह्यूमस मिल जाए उसको मिला लेंगे। तो उसको एक आप 100 लीटर के डिब्बे में डाल के उसको फर्मेंटेशन कर लें, पूरा उसको डालें, डाल के उसको घुमा लें। अगर थोड़ा सा, क्योंकि जब गुड़ उसके साथ पकेगा तो वो उमाल आ सकता है ऊपर को, उसको ढके नहीं, उसमें हल्का सा आप थोड़ा वाटरिंग कर सकते हैं छिड़काव करके। तो उसको डंडे से प्रतिदिन घुमाते रहें। डंडे से घुमाने के बाद पूरा पूरा जो गोबर और ये सब गौमूत्र है ये पूरा मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद इसको आराम से आप 10-12 दिन के बाद ही यूज करें। 10-12 दिन तक ये प्रॉपर रूप से इसमें फर्मेंटेशन पूरा हो जाता है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं इनका डेवलपमेंट हो जाता है जो हमारे पोषक तत्वों के लिए जरूरी है। उसके बाद इसको आप फिर ढक के कहीं पर रख दीजिए, और इसको रोज जब भी यूज करना हो 15 लीटर पानी में 1 लीटर इसको मिलाते हुए स्प्रे कर सकते हैं, या डायरेक्ट उसके फुहारे के थ्रू डाल सकते हैं। अधिक मात्रा में करने पर आप स्प्रे पंप से छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बनाइए, यूज करिए, और इसकी वैलिडिटी खत्म नहीं होती, ये काफी दिनों तक चल जाता है, पुराना भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। आपने उसमें फिर आपने उसमें पानी के साथ उसको मिक्स करना है। तो इस तरह से अगर आप इसको डालेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, मिट्टी 200 ग्राम। जी ओम जी। ये जीवामृत 15 लीटर पानी में 1 लीटर जीवामृत को मिलाने के बाद जो घोल होगा उसको आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। नहीं सर, ये मिट्टी की मात्रा कितना डालें? पीपल दो पेड़ किलो की दो किलो 2 किलो 2 किलो मिट्टी। जी। अरे बाप, बहुत काफी देख रहे हैं हम तो। 2 किलो मिट्टी तो बहुत कम डाल। नहीं, वो तो सिर्फ मिट्टी, 2 किलो मिट्टी डालना इसलिए जरूरी उसमें है कि वो जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसके साथ, वो मिश्रण के साथ वो मिक्सअप हो जाता है। अच्छा अच्छा, 2 किलो मिट्टी, अब तो ठीक है। हाँ, 2 किलो मिट्टी 20 लीटर यानी 20 किलो गौमूत्र होगा, 10 किलो गोबर होगा, जी हाँ जी हाँ। 2 किलो गुड़ होगा, 2 किलो जो है मिट्टी, जो जीवामृत जो वो होगी ह्यूमस जिसको हम मिट्टी बोलते हैं वो होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, उसको पूरा मिला के आपको डिब्बे में जो है पूरा घोल घोल के घोल बनाना है। तो वो एक पदार्थ हो जाता है जिसको जीवामृत बोलते हैं। ठीक है जी ओम जी। जी। कह रहा था उसको छानने से कोई दिक्कत नहीं होगा ना? छानना तो है ही नहीं उसको आपने।
तो कैसे, तो उसको मशीन में डालेंगे तो मशीन में डालने के बाद वो फंसने लगेगा ना नहीं नहीं गोबर। नहीं, नहीं फंसता है पूर्ण रूप से। भाई आपने तो उसको घुमाना है ना, जब आपका जो डिब्बे में पक रहा है जी जी जी। वो पूरा सॉल्यूशन हो जाता है, पूरा पूरा जब घुल के गौमूत्र के साथ पूरा जो है घुल के बन जाता है, गाढ़ा गाढ़ा बनेगा। इसीलिए 15 लीटर में 1 लीटर डालना है, ताकि वो मशीन में फंसता नहीं है। अच्छा जी जी जी। वो पूर्ण रूप ये से, डाउट था इसलिए पूछा। हाँ वो पूर्ण रूप से बारीक हो जाता है। इसीलिए जी भी 15 लीटर में 1 लीटर डालना है, कि ताकि वो पूरा मिक्स हो जाए आपका। जी जी। ठीक है ओम जी। जी बहुत आ, सुंदर सर। सर मैं ओम ओम दिनेश जी, आदरणीय रावत जी से निवेदन है हाँ कि आप हाँ, प्रश्न मैं थोड़ा सा रखेंगे। ये जीवामृत के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सुभाष पालेकर जी की ट्रेनिंग मैंने ली थी, मतलब वो उनसे हम्म मेरी मुलाकात थी, उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था। तो वो थोड़ा सा मैं क्योंकि सुधार करना चाहूंगा इसमें, क्योंकि हम्म उन्होंने ही ये जीवामृत दिया था। हम्म और उनकी जो क्वांटिटी है वो है 10 किलो गोबर, हम्म 10 किलो गोमूत्र, हम्म 2 किलो कोई भी दाल का आटा, और दो दाल। किलो गुड़, और 100 ग्राम मिट्टी, हम्म पीपल की पेड़ की या कोई भी उपजाऊ मिट्टी हम्म उन्होंने किया था। हम्म। और 200 लीटर का ड्रम होना चाहिए, कम से कम 100 नहीं होना चाहिए, 200 लीटर। बाकी पानी होता है 180 लीटर। हम्म तो उसको घुमाना है डेली, हम्म। क्लॉकवाइज दिशा में, मतलब बिल्कुल। घड़ी की दिशा में 2 बार, सुबह शाम। हम्म, और इसको छाया में ऊपर से बोरी रख देनी है। ठीक इसके है। बाद इसको 6-7 दिन के अंदर इसको पड़ जाना चाहिए खेत में। 7-8 दिन के बाद ये सड़ जाता है और बेकार हो जाता है। नहीं तो नहीं ये हम, उन्होंने बताया है। मैं ठीक है ठीक मतलब है। उनका बुक भी है, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर ये पड़ जाना चाहिए, इसके बाद ये खराब हो जाता है। तो मैं ये थोड़ा सा शेयर करना चाहता था, क्योंकि जीवामृत अगर हम बात कर रहे हैं, जीवामृत कोई और प्रिपरेशन तो नहीं, पर जीवामृत में उन्होंने यही बताया और उनकी बुक में भी यही लिखा हाँ कि लेकिन जीवामृत देखिए, है। हाँ देखिए, ये गौमूत्र, गौमूत्र जितने दिन का पुराना होगा, गौमूत्र कभी खराब नहीं होता है। हम यहाँ पे बना रहे हैं, हमने तो 6-6 महीने तक हमने बना के रखा हुआ है, 6 महीने के बाद भी हम यूज करते हैं। तो उसके जितने दिन का पुराना होगा, उसके परिणाम और उतने लाभकारी होंगे। जी जी, वो सर हो सकता है, पर मैंने कहा जीवामृत जो नाम दिया है ना, वो सुभाष पालेकर जी ने जो कहा है, मैं उसकी बात बिल्कुल 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 बिल्कुल, जीवामृत कंटेंट जी आपने बिल्कुल सही बताया। लेकिन हमारा, मेरा ये जो मैंने आपको बताया, ये मेरा प्रैक्टिकल कंटेंट है, क्योंकि हमने उस मात्रा में, हम तो काफी मात्रा में इसको बनाते हैं, काफी मात्रा में किसानों को भी प्रोवाइड कराते हैं। और हम लोग अपनी जो नर्सरियां हैं, उन नर्सरियों में हम इसी का यूज करते हैं। हम किसी तरह के कोई केमिकल बिल्कुल भी नहीं डालते हैं कहीं पर भी। न डीएपी का यूज होता है, इवन गोबर की जो खाद है उसका भी यूज हम लोग नहीं करते हैं। जीवामृत को इसी तरह से हम लोग तैयार करके 6-6 महीने तक जीवामृत को रख देते हैं। तो 6 महीने बाद भी अगर वो पड़ा रहेगा, उसमें फिर आपने पानी मिला के सेट किया, तो उसमें कोई कंटेंट नहीं है, उसमें जी जी। प्रॉपर रखने का प्रोसेस। नहीं, एक और प्रिपरेशन है उनकी, घन जीवामृत, तो वो रख सकते हैं 6 महीने तक, ये उन्होंने बोला है ना। हम्म वो घन जीवामृत सॉलिड होता है, वो उसमें 100 किलो गोबर होता है, और उसको गोथा जाता है, यही सब चीजें मिला के 10 लीटर गोमूत्र, और फिर इसको आप बोरी में थोड़ा सा हल्का सा सुखा के बोरी में रख सकते हैं, और 6 महीने तक इसको रख सकते हैं। तो वो घन जीवामृत उन्होंने बताया है कि घन जीवामृत को फिर आप 1 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। वो तो सर आप, घन नब्बापुरम जीवामृत तो से रख सुदीप सकते हैं, वर्मा। पर जीवामृत तो नहीं कहा है, उन्होंने हाँ नहीं कहा। मतलब वो हो सकता, काफी लोगों ने प्रयोग किए, हाँ, ये बाद देखिए में ना, किसी ये ने उसमें लस्सी डाला, किसी ने कुछ डाला। देखिए, ये तो चीजें नेचुरल कंडीशन है। नेचुरल कंडीशन में जैसे जैसे आप इसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, जैसे जैसे आप इसके कंटेंट बढ़ाते हैं, वैसे वैसे आप इस पे आगे को बहुत सारा काम होते रहता है। इसको व्यक्तिगत रूप से, जैसे एक बार आपने बना के देखा, आपने देखा कि इसके रिजल्ट 10 दिन बाद भी बढ़िया आ रहे हैं, तो फिर और इसका टाइम बिंगिंग आप बढ़ा सकते हैं उसी तरह से। क्योंकि जिसको, किसान को बहुत ज्यादा करना है, या एक बार में एक एक टैंक में बनाना है, तो वो
इस तरह से रिजल्ट देखेंगे, क्योंकि मैं भी, हम लोग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं, एक्सपेरिमेंट के तहत हमने ये सब देखा है। और इसकी ये खराब नहीं होता है, इसको मतलब अगर ज्यादा दिन रुकेगा तो गाढ़ा जरूर हो जाएगा, सारा जमने के कंडीशन पर आ जाएगा। तो उसके बाद भी आप पानी के साथ जैसे 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 इसको तरल के साथ सेट करेंगे तो ये यूजफुल लगा। जी काटली आई थी वो। हेलो हाँ, जी। जी अरे वो मैं गया था रांची, वो काम कर रहा था, आदरणीय वो जाके बस स्टैंड पे आदरणीय बैठ गया। अरे प्रदीप यार राज वो जी, आपका माइक खुला जाके बस है। स्टैंड पे बैठ गया वो। अरे हाँ, अरे 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 बस स्टैंड पे प्रदीप बैठ राज जी, गया आपका जाके। आपका पता नहीं माइक कौन खुला सा है। पूछे, पता नहीं कहाँ गया, यहाँ भी नहीं मिला वो। फिर मैंने बोला उसको, हैं? चलो ये वो आज ने बहुत ही पोर्टर है, सुंदर पोर्टर। वार्ता रखी। जो जीवामृत की, मैं दिनेश सिंगवाल बोल रहा हूँ। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में रहा कुछ समय तक संपादक, आपके ठीक पड़ोस में। बिल्कुल तो एकदम मेरा एकदम आपको, ठीक है हम। जी जी हाँ, तो मैंने जाते देखा, रहते हाँ, हैं। ये मैं था वहां पे संपादक था सर। फिर मैंने फिर भारत भ्रमण कर दिया शुरू। अच्छा, मैं तो पन्नागर अभी यूनिवर्सिटी लगातार हम लोग मिले रहते हैं, जाते रहते हैं, उनके एग्रो फॉरेस्ट्री से जो है हमारा काफी सहयोग हम लोग आपस में करते जी रहते हैं। जी 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 हाँ, तो मैंने देखा फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में वो भी जीवामृत वगैरह बनाते थे, और अलग अलग रेसिपी पे अलग अलग वो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे कि जी कौन सा अच्छा रहे। तो जी आपका जी कहना जी मैं सही मानता हूँ कि हम लगातार उसमें विकास करते रहते हैं, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट बिल्कुल भी बिल्कुल करते बिल्कुल। रहते हैं। जी तो सर। ये तो ये किसान और वैज्ञानिकों का एक मिला जुला कार्यक्रम रहता है। और बिल्कुल बिल्कुल। साथ में शायद आप सर फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं, तो जी अभी बिहार से कुछ कुछ कृषक भाई ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जड़ी बूटियों की खेती करें। बहुत तो क्योंकि बढ़िया। आप वैसे उत्तराखंड से हैं, लेकिन एक जो मिला जुला एक हमें ज्ञान चाहिए कि अगर कृषिकरण जड़ी बूटियों का करें, तो उसके लिए अलग अलग जो प्रदेश के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, वो हम्म। किस तरह से हमारे किसान भाइयों की सहायता कर सकते हैं। देखिए, किसानों में अगर बिहार की हम बात करें, आज से मतलब 2002 3 4 से लेके 2012 13 तक हमने किसानों को पॉपुलर पौधे ग्रो करने के लिए यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया। हर महीने बिहार से 20 25 किसान यहाँ पे आया करते थे। उनको हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री, जो खेती के साथ मेड़ों पे पॉपुलर की पौधे लगाने के लिए, उसका हमने प्रशिक्षण यहाँ पर दिया। उन लोगों को बहुत सारे किसान हमने यहाँ पर ट्रेन ट्रेन किए। ऐसे ही अ, औषधि पौधों के लिए कर सकते हैं। औषधि पौधों में बहुत बड़ा मार्केट इस समय है औषधि पौधों के लिए, कृषिकरण के लिए। और बहुत सारे शतावरी है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है, ऐसे ऐसे पौधों को हम अधिकतर रूप में अपने खेतों में लगा सकते हैं। उसके लिए बिहार की क्लाइमेट भी अनुकूल है। तो अगर कोई काश्तकार इस तरह से करना चाहता है तो हम लोग डिपार्टमेंट के ऊपर से भी हो सकता है, नहीं तो व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। ऐसी गूगल मीट के थ्रू भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपना वो बना लें और मुझे जोड़ें, तो मैं अपना समय दे सकता हूँ, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समय का की बाध्यता रहती है, दिन में थोड़ा समय नहीं होता है। ऐसे ही सुबह के टाइम या शाम के टाइम में 7 7 7:30 8 बजे के बाद 15 20 50 मिनट जो भी है मेरा, जो मैं अपना योगदान देने के लिए सहमत हूँ। आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी अवश्य सर, अवश्य धन्यवाद। क्योंकि उधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के कुछ किसान भी चाहते हैं कि इस पे जी वो ज्ञान अर्जन करें और इस पे कार्य करें। जी और साथ ही में अन्य किसान बंधुओं से ये आग्रह करूंगा कि वो उनका कोई सवाल हो जड़ी बूटियों से संबंधित, तो आदरणीय हमारे विश जी हैं, उनसे आप बिल्कुल प्रश्न रख बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी शेयर है, मैडम के पास भी मेरा नंबर है। मैं अपना नंबर दोबारा एक बार शेयर कर देता हूँ। 94 129 58 527। आप मुझे उसके माध्यम से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी मुझे आप कॉल कर सकते हैं। और किसी भी टाइम आप मुझे इन वनस्पतियों के संरक्षण के लिए, अगर मुझे आप मुझसे मेरे इस संज्ञान में जो जानकारी अगर मुझे शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कि इस पूरी धरा को हरा करने का मेरा एक संकल्प है। इसमें आम जनमानस जिस तरह से मेरे साथ सहयोग कर सकता है, या मैं अपनी बात को शेयर कर सकता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। फिर से फोन नंबर बताओ, फोन नंबर। 94 129 5852।
अच्छा 9412958527 जी 5858 58527 527 9412958527 हाँ जी जी आदरणीय गजानन जी, आपका माइक खुला हुआ है और प्रांजलि जी माइक आप ऑफ कर लीजिएगा। साथ में ही अन्य कृषक बंधु और मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर किशोर दुबे जी को कि आप मुख्य अतिथि जी से आपका कोई प्रश्न हो या जो वनौषधि या औषधियों के खेतीकरण के लिए, तो आप रखिएगा। धन्यवाद विनय जी। आज की कक्षा जो हुई बहुत अच्छी रही और मुख्य अतिथि जी ने जो वनौषधियों के बारे में और उससे जो भी अलग अलग प्रिपरेशन बनती है जैविक खेती के बारे में उनके लिए उजागर किया, तो हम बहुत आभारी हैं उनके। किसानों को निश्चित ही फायदा होगा उसका। और मुख्य अतिथि जी ने जो अभी बताया है कि अलग अलग जगह भी अगर ऐसे हम लेक्चर्स लेते हैं या डेमो लेते हैं तो वो अपना समय देने के लिए तैयार है। यह बहुत सेवा का अवसर उन्होंने जो प्रदान करने की मंशा की है, बहुत ही निश्चित रूप से अच्छी है। तो निश्चित रूप से आप जैसा छिंदवाड़ा में बोल रहे, बैतूल में बोल रहे, जो पिछड़े इलाके हैं या महाराष्ट्र में भी कई इलाके हैं कि जहाँ पे लोग अभी वनौषधि की तरफ जा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ संभव हो हम मुख्य अतिथि जी को आश्वासित करते हैं कि हम आपकी मदद जरूर लेंगे और आपका ये सेवा का जो कार्य चल रहा है उसकी सहभागिता बढ़ाने में हम सहयोग करेंगे। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत शानदार। डॉक्टर साहब बिल्कुल, मैं हमेशा आप लोगों से कंधे मिलाकर तैयार हैं, तो इस पे सहभागिता जो भी होगी उसके लिए हम लोग सहयोग जरूर करेंगे। धन्यवाद सर। सभी किसानों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और साथ ही गजानन जी पवार साहब से निवेदन कि वो माइक ऑफ कर रखें। और हमारे हिमाचल प्रदेश से वहाँ पे एक सोलन कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे आदरणीय डीडी शर्मा जी हैं, तो उनसे निवेदन है कि अगर वो अगर कुछ प्रश्न रखना चाहें खेतीकरण की जो जड़ी बूटियों के, तो हमारे मुख्य अतिथि बिष्ट जी हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, हेलो हेलो, शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और हेलो, आज के हमारे मुख्य अतिथि जी यस दिनेश कुछ कह रहे हैं जी। नहीं, बहुत स्वागत है जी। और आप इस वार्तालाप जारी रखिए सर, कृपया। जी 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 थैंक यू दिनेश। आज के हमारे मुख्य अतिथि मदन बिष्ट जी, आपका बहुत अभिनंदन है इस मंच पर आने के लिए। और मेरी आपके साथ मुलाकात हुई है हल्द्वानी में, कांडपाल जी भी साथ थे और आपने मुझे पौधे दिए थे। बहुत बढ़िया तब मैं जैविका वाले प्रोजेक्ट में कार्यरत था जी। आपके कार्यालय में आकर के आपने मुझे एक पेटी में कई सारे पौधे दिए कासनी के, जी और जी उसके पौधों को लेते हुए उसको हमने वितरण भी किया। और इस मंच पर आने के लिए आपका जो कार्य है सराहनीय है और बिल्कुल उससे बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। मैं बीच में किसी कारणवश इस मंच से डिस्कनेक्ट हो गया था और मैं आपकी सारे उद्बोधन नहीं सुन पाया आज, लेकिन मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से जैसा आप काम कर रहे हैं और जैसा कि अभी हमारे बताया कि आप और जगह पर भी जहाँ पर हमारे कृषक भाई जैविक ये जड़ी बूटी पर कार्य करना चाह रहे हैं उस पर आप सहयोग करेंगे। मैं अभी भी ये बात कुछ दिन पहले इसी मंच पर आई थी कि हम कासनी के ऊपर विशेष रूप से बातचीत हुई थी। मेरे ख्याल से इस योगाहार के 465वें दिन ऐसा कुछ बातचीत चर्चा हुई थी कि कासनी का पौधा खा के और चबा करके उसकी पत्तियां चबा करके कई सारे रोगों से छुटकारा मिल सकता है।
जी तो उस समय फिर हमने यह बात कही थी कि हमारे तो मदन मिश्र जी हैं, जो कि इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है और कई जगह पर उसका फायदा पहुंचा है। तो उससे करते हुए आज आपके साथ पुनः एक बार मुलाकात करने का मौका मिला और आप इसी प्रकार से जो कार्य कर रहे हैं और हमें आशा है अभी आप हल्द्वानी में ही कार्यरत हैं या जी कहीं और जी। नहीं आपका नहीं, स्थान? मैं अभी वहीं पर हूँ और मैं एक संज्ञान में आपके और बांधा हूँ कि मुझे जो लोगों ने अब उपाधि दे दी है, कासनी मैन ऑफ इंडिया के नाम से मुझे लोग संबोधित करते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। कासनी मैन ऑफ इंडिया के नाम से ही आपको अब हम संबोधित करेंगे, क्योंकि इस तरह से जो ये कार्य आपने किया है, मुझे लगता है कि हमारे इस मंच से जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, कासनी की जैसी पौधा है, एक छोटे से गमले में भी उसको उगाया जा सकता है। और हालांकि जब उसका बीज बनने का टाइम हुआ है तो हमारे कहने चूक हो गई, वो कंटिन्यू नहीं कर खराब, पाया, तो हाँ खराब हो गया होगा, सूख गया होगा वो। खराब हो गया, सूख गया उसमें। जी लेकिन जी अब जी जी। प्रयास करेंगे, फिर से उसको लेने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल। ये और जगह पर भी हमारे घर में अगर जमीन नहीं भी है, हमारी बालकनी में की जो स्थान है या घर के अंदर कोई स्थान है, तो वहां पर भी ये पौधे को रख के उसको लोग अगर उसकी पत्तियां का सेवन करते हैं तो उससे उनके कई सारे बिल्कुल। रोगों में एक फायदा एक मिलेगा। एक एक सत्र जो है, एक दो दिन में एक सत्र पूरा कासनी पे ही विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि अभी आज थोड़ा मेरे को अब समय भी थोड़ा कम है, पहली बार पे आज थोड़ा लेट भी हो गया था और थोड़ा मुझे आज जल्दी ऑफिस जाना है। तो एक सत्र पूरा मैं अभी बहन जी से निवेदन करूंगा कि एक सत्र पूरा कासनी के गुणों पे, कासनी के प्रोपोगेशन पे पूरा रहेगा जल्दी ही, आज या कल 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 परसों में जब भी होगा। डॉक्टर साहब, आपने बहुत 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 आभार आपका, और आपसे मेरी मुलाकात हुई। कासनी का पेड़ दिखाओ। हाँ, हाँ, कासनी का जी पेड़। जी सर, धन्यवाद। वो मैं फोटोग्राफ भी शेयर करूंगा जब जब जो हमारा दूसरा सत्र चलेगा, उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ फोटोग्राफ कुछ वो शेयर कर दूंगा, ताकि आप दिखा के रहेंगे, या मेरे पास लाइव कोई प्लांट यहाँ पर होगा तो मैं वो दिखा पाऊंगा। तो उसके लिए एक जब भी नया सेशन चलेगा हमारा, तो उस पर इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पौधे को विगत 4-5 सालों से मैंने बहुत इसमें काम किया, बहुत स्टडी किया है, काफी लोगों को दिया, और काफी आपके भी यहाँ पे लोग आए हमारे पास, छत्तीसगढ़ से हमारे पास लोग यहाँ पे लेने आए, झारखंड से भी हमारे पास लोग यहाँ आते हैं लेने के लिए। तो उससे काफी लोगों को लाभ होता है। वो शुगर में, ब्लड प्रेशर में, लीवर में, खासतौर से किडनी में बहुत बड़ा काम करती है। तो इस पौधे के लिए एक विस्तृत जानकारी एक नए टैक्स प्रोग्राम में किया जाएगा, क्योंकि आज थोड़ा सा समय का अभाव है मुझे, क्योंकि मुझे आज से ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, तो इसके लिए देखते हैं। जी कासनी धन्यवाद का जो सर। पेड़ कोई है, बात नहीं, मैं हम नागपुर से बात सर कर रहा हूँ। आपका एक दिन हम अलग से सेक्शन रखेंगे। जी जी सर बोलिए। जी जी जी। मैं नागपुर से मदन बात कर रहा मदन हूँ। मिश्र जी, आपका स्वागत है। और हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप प्रस्थान कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार है। आपके जो प्रश्न हैं, हमारे कई साथियों के प्रश्न होंगे, उसको अगले सेशन पर हम टेकअप कर लेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगला सेशन जो है वो थोड़ा सा मैं सुबह ही लिंक करूंगा जल्दी ही, क्योंकि आज थोड़ा मेरा सिग्नल थोड़ा देर में रहा, तो इसलिए थोड़ा वो हुई। तो मैं आज आभार व्यक्त करूंगा सारे लोगों का, कि जिन्होंने मुझे सुना, और मैडम का जिन्होंने मुझे जोड़ा इस आपके लिंक से। और मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना। और भविष्य में हम लोग इन जो ज्वलंत उदाहरण हैं, ज्वलंत जो हमारे समस्याएं हैं, जो विकार हैं, इन पर हम लोग आगे वार्ता करते रहेंगे, एक सकारात्मक सोच के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद, धन्यवाद जी। और आगे तो आज की हम चर्चा जारी रखते हैं। रंजना जी, आपको शायद कहीं जाना भी था, आपको भी कहीं निकल गए थे, तो जी सर, मुझे बाहर जाना है गांव को थोड़ा, तो आगे जी का आप देख लीजिएगा सर। जी जी जी, हम धन्यवाद लोग इसको सर। देख लेते हैं। हाँ, जी आप लीव कर लीजिएगा, क्योंकि आप उधर जाएंगे। इसी के साथ मैं दिनेश से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के जो हमारा सत्र है, उसमें हमारी आज की जो चर्चा है, इस बचे हुए समय पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और आज की जो अभी गतिविधि हमारी हुई है, अभी तक के जो हमने कार्य किया है, उसमें अगर हमारे साथियों का किसी का कुछ फीडबैक है,
कोई विचार हैं, कोई अपनी बात से रहना चाहते हैं? अभी रवि आदित्य जी ने कुछ एक बड़ा अच्छा सा एक कुछ शेयर किए हैं, उन्होंने कई सारी चीजें शेयर की हैं। गन्ने के ऊपर उन्होंने शेयर किया है, टूसे के ऊपर उन्होंने कुछ शेयर किया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दिनेश रवि आदित्य जी से कि आपने जो शेयर किया है उसके बारे में आप संक्षेप में आप बता दीजिए और फिर हम आगे की चर्चा को जारी रखते हैं। रवि आदित्य जी। जी सर। जी ओम सर। सर कल मैंने एक शेयर की थी, एक मशीन थी जिसमें कि ऑटोमेटिक हम लोग जैसे डोसा बनाने की जो प्रक्रिया है वो चेन्नई में सर उसको शुरू की गई। और उस चीज़ से एक फ़ायदा ये था कि जो जितने भी यूज़र्स हैं, जो हम लोग अभी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं अलग अलग जगह पे, तो दो वीडियो को पे मैंने देखा। एक था कि जो मैंने शेयर किया था ग्रुप में, एक था किसानों के साथ, जो हरियाणा के 3 किसान थे, उन्होंने वैल्यू एडिशन की अपने गन्ना के प्रोडक्ट में। और एक बड़े मॉल के आगे उन्होंने अपना एक आउटलेट डाला, और आउटलेट डाल करके जो कैंडी से लेके जो बच्चों की टॉफी होती है, आइसक्रीम होती है, वो जैविक गन्ना उनका था। और उसके साथ उन्होंने इस चीज को एक डिफरेंट प्रोसेस्ड फूड के रूप में दिया। और उसका एक बेनिफिट ये हो रहा था कि जितने सारे कस्टमर्स थे वो अपने बच्चों के साथ मॉल के अंदर जा रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे, और वो बाहर में आकर के, क्योंकि अट्रैक्टिव था वो, जो उन्होंने एक व्हीकल डाला था बाहर में, जो गाड़ी उनकी थी, उसके साथ में उन्होंने गन्ने का पौधा और उसे जो संबंधित जितनी चीजें थी, क्योंकि वो सामने बहुत सारी चीजों को कर रहे थे, वो बना के रख रहे थे, और लिमिटेड प्रोडक्ट रहता था उनके पास में कि हम लोग इतने पर डे के हिसाब से इतने कंज्यूम करेंगे, और उस हिसाब से वो कस्टमर को दे रहे थे, बता भी रहे थे कि ये इसका उपयोग इस प्रकार कर रहे हैं। और आमतौर पे क्या होता है कि जो कस्टमर की नब्ज को पकड़ना, कि अगर हम किसी जगह पर कस्टमर क्या ढूंढता है, तो छोटे बच्चे चॉकलेट ढूंढते हैं या आइसक्रीम ढूंढते हैं, बड़े लोग भी उस चीज को ढूंढते हैं। तो उन्होंने इस चीज को एक सब्स्टिट्यूट के रूप में सामने रखा, और एक बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल उनके लिए उनका ये ऑपरेशन हुआ। साथ ही जो दूसरा वीडियो सर मेरा था, वो जो चेन्नई की जिसकी मैंने चर्चा की, जो न्यूज में काफी आया, कि उस मशीन के माध्यम से कि जो एक कंफर्टेबिलिटी आई थी, जो एक आराम आया था कि जो लोग डोसा को यूज कर सकते हैं, और डोसा को बनाने के साथ साथ उसमें सारे जितने भी प्रिपरेशंस थे उसको आप अपने साथ कैसे यूज करते हुए आपके सामने वो रेडीमेड में के रूप में अपने आप वो सामने चला आ रहा है। तो ये कहने का सर दोनों वीडियो के साथ में एक कॉमन चीजें क्या थी कि आप किसी चीज को किस तरह से आज के संदर्भ में, अगर 2022 में आप देख रहे हैं, तो आज के संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं कि फार्मर्स को भी नई नई तकनीकों का सहारा लेना है, और नए नए सोच को देखना है कि एक जो मार्केट ओरिएंटेशन होता है कि अगर हम किसी क्षेत्रवार कहीं किसी चीज पे देखते हैं कि उस जगह उसकी कितनी भूमिका है, और वो क्या कस्टमर ढूंढ रहा है, और मेरे उत्पादन में जो वैल्यू एडिशन है वो किस प्रकार से कस्टमर तक जा सकता है। थोड़ी उसकी रूपरेखा तो अवश्य हम लोग को तैयार करनी है, क्योंकि जो हर शहर में, क्योंकि मैं अपने शहर में भी देखता हूँ मुजफ्फरपुर में, तो वहां पे भी मॉल की कल्चर शुरू हो गई, जो आज से 10 साल पहले नहीं था, वहां मॉल बन गए। मतलब एक चीज साफ था कि जो समय है अलग अलग प्रदेशों की राजधानियों के अलावा जो दूसरे भी जो सी सिटी टाउन होते हैं, उनके यहाँ भी ये इस तरह के कल्चर्स डेवलप हो गए हैं, और उसमें जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो खुद ही कंज्यूमर हैं। अब उनके सामने में हम अपने उत्पाद को किस प्रकार से डालें और किस प्रकार से उनको आगे करें, क्योंकि ये हरियाणा वाला मॉडल किसान का बहुत ही अच्छा लगा था कि, और मैंने इसको स्पेशली जो हमारे चंपारण के कुछ किसान थे जो गन्ना के ऊपर में काम की जो खेती करते हैं, मैंने उनको भेजा कि आप इस तरह की सोच सकते हैं। हो सकता है चंपारण में भी वो मॉल कल्चर अभी नहीं है, लेकिन कम से कम ये उनके दिमाग में रहे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी किया जा सकता है। और साथ में ये जो डोसा वाला काम था कि अगर हमारे पास मैन मेड नहीं है, क्योंकि डोसा में एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हमारे पास अगर अच्छे कारीगर नहीं है, अच्छी व्यवस्था हम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत की चीज आ सकती है कि हमको बनाने में। लेकिन एज अ स्टार्टअप दोनों बिजनेस को क्लब भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग डिफरेंट टेस्ट ढूंढते हैं, काम में ढूंढते हैं। तो एक जो कहते हैं ना स्वरोजगार के लिए, उसके लिए किसान का खुद की जो प्रैक्टिस है ना वो बहुत कारगर होती है कहीं भी किसी भी जगह पे। और उसमें एक हमेशा अगर ये चीज सामने में रहा कि ये जैविक है, ये ऑर्गेनिक है, तो ये शब्द जो है, खासकर जो लोग भी बैंगलोर साइड में देखते होंगे दक्षिण भारत में, तो वहाँ इतना हाई डिमांडेबल ये चीज है
कि लोग एक कहते भी हैं, बैंगलोर में मैंने सुना था कि वो लोग कहते हैं कि नहीं हाफ ऑर्गेनिक है या फुल ऑर्गेनिक है। उनको कहना था कि अगर एक खासकर गुड़ के संबंध में मेरी एक से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ सेमी ऑर्गेनिक जेगरी भी बिकता है, गुड़ बिकता है। मैंने पूछा सेमी ऑर्गेनिक कैसे होगा? उन्होंने कहना था कि बात की जो प्रोसेस होती है, जो केमिकल से उसको साफ करते हैं, वो नहीं होता है, लेकिन पहला काम जो होता है वो खेत में वो प्योर होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, जब खेत में प्योर हो रहा है तो किसान से अगर आप संपर्क करेंगे तो वो आपको प्योर बना के ही पूरा देगा। तो ये जो कल्चर है, ये मॉल के साथ साथ जो जागरूकता है लोगों के अंदर काफी ज्यादा है। बस थोड़ी सी वैरायटी की जरूरत है कि हम अपने अंदर क्या बदलाव ला सकते हैं और क्या उत्पाद उनके हाथ में हम दे रहे हैं। जैसे अभी दो चीजों पे जैसे आपने देखा कि भारत की दो सफलतम चीजें थी, उसमें एक हल्दी का प्रयोग था जो पेटेंट भारत के साथ जुड़ गया। अब आप हल्दी पे बहुत सारे वीडियो थे जो मैंने भी देखा, मैंने शेयर भी की थी पहले, जो अलग अलग प्रदेशों के किसान रहे हैं जिन्होंने हल्दी पे बहुत जबरदस्त काम किया है, और हल्दी में वैल्यू एडिशन करके हम कैसे उसको बेच सकते हैं। मतलब एक कॉमन चीज तो हर जगह इन लोगों के बीच में एक निचोड़ मुझे यही लग रहा था कि जितने भी सक्सेसफुल फार्मर बने हैं उनके अंदर में एक विजन जरूर था, वो दूरदृष्टि जो बहुत थी। जैसे अभी आदरणीय पवन सर की बात अगर करूं तो वो इस बात को लेके चले कि इस कार्यक्रम में क्या हम लोगों की वैल्यू एडिशन होगी। यानी अगर पिछला जब याद करें कोविड के समय जब सिर्फ योग से हम लोग अटैच हुए और आज हम लोग इस संवाद तक चले आए कि इस संवाद में किसानों की समस्याओं के साथ साथ जो परिचर्चा आई बहुत ही सार्थक परिचर्चा हुई। तो एक बहुत ही बड़ा लर्निंग्स है। आप लोग फिर से दोबारा उस दोनों वीडियो को देखिएगा, या तो मैं दोबारा फिर शेयर करूंगा, और उसमें खुद से देखेंगे कि वो चीजें हमारे लिए कितना ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा हमें देता है। आप सभी लोग का धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर आपका भी। जी बहुत नमस्कार। बहुत धन्यवाद। आगे दिनेश कंटिन्यू करिए। सर दोनों वीडियो फिर से शेयर कीजिएगा प्लीज। जी जी, मैं शेयर कर दूंगा, आज ही कर देता। थैंक यू। ओम जी। रवि रवि सर, ये कहाँ मिलेगा जो गन्ने से बनाया जाता है? वो मशीन कहाँ मिलेगा? गन्ने से मशीन नहीं, वो मैंने दो वीडियो थी बिंदेश्वरी जी। एक वीडियो में वो डोसा बनाने की वो मशीन थी, और गन्ने वाले में था कि वो अलग अलग उत्पाद बना रहे थे। जैसे कि अगर आप गन्ने से एक चीज हमारे सामने में आता है कि हम गुड़ बना रहे हैं, तो गन्ने के दूसरे उत्पाद में था कि अगर हम उसको क्रश करके, जैसे कि अगर आप देखें तो उसके जो सिस्ट आता है, जो उसके फॉर्म में प्लेट बनता है, तो गन्ने के ही अलग फॉर्म को यूज वो कर रहे थे, अलग अलग। जैसे आइसक्रीम बनाने में उसको यूज कर रहे थे, और साथ साथ में चॉकलेट बनाने में यूज कर रहे थे। तो आप उस चीज को एक बार देखिए, और साथ में उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है। जो किसान जो इस चीज को प्रयोग कर रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि हम लोगों की मदद भी करेंगे। यानी कि अगर आप उनसे डायरेक्ट संवाद भी करते हैं ना बातचीत में, तो वो आपको गाइड भी करेंगे कि मैंने क्या क्या प्रयोग किया इस चीज में। जी बिंदेश्वरी जी। जी जी जी, ओम जी। बहुत सुंदर ही ये जानकारी, बहुत सुंदर ये वीडियो जो है, और इससे हमारे किसान भाइयों को और दूसरे जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए भी ये अच्छा लगेगा, और वो इसमें कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही मैं आदरणीय पुण्यकांत जी से निवेदन करूंगा कि क्योंकि आज हमारे जो मुख्य थे वो जड़ी बूटी पे बात कर रहे थे, और साथ में आप भी अपने किसानों के साथ हमारे, आप क्योंकि हमारे ट्रेनर फार्मर भी हैं, हमारे किसानों के साथ आप जड़ी बूटी उत्पादन के लिए भी चर्चा कर रहे हैं कुछ दिन से। तो अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हो तो पुण्यकांत जी आप अपनी बात कहेगा कि आप क्या क्या कर रहे हैं। जी आदरणीय जयसवाल जी, आपने धन्यवाद आपको। और आज मैं सदन में उपस्थित सभी को अपना प्रणाम करता हूं, और हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो बहुत सारी जानकारी दिए हैं, तो मैं अपने तरफ से एक बात जरूर रखना चाहूँगा कि बिहार की जलवायु, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर एक प्रकार की फसल की उपयुक्त है, और हमारे यहाँ किसान की स्थिति अन्य प्रदेशों की बनस्पति ही बहुत कमजोर है। तो नकदी फसल के रूप में यदि जड़ी बूटी की खेती को आजमाया जाए, उगाया जाए, और तो उसका का लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, उसकी संभावना पर हम लोग काम कर रहे हैं। विगत कई बार हम लोग आपस में इस पर मीटिंग में भी चर्चा हुआ है, और
आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका भी सहयोग हम लोग लेंगे और समूह में काम करेंगे। समूह में के लिए एफपीओ के निर्माण का भी प्रयास चर्चा चल रहा है, इस पर भी जानकारी इकट्ठा हम लोग कर रहे हैं। कल आदरणीय रघुवंशी जी से भी वार्तालाप हुआ है। वो एफपीओ के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनसे हम लोग अब इसके एफपीओ के बारे में भी जानकारी लें और समूह में कैसे इसका जड़ी बूटी का खेती करके और किसानों को आत्मनिर्भर बनाएं, उनकी आय बढ़ाएं। तो आने वाले समय में निश्चित है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हम लोगों को सहयोग मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। प्रणाम। ओम। मैं बोलूं क्या थोड़ा सा? ओम जी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हाँ ओम जी आप बात रखिएगा। हाँ, मैंने एक जो काम किया है मैं रोज करती हूँ थोड़ा थोड़ा, जैसा सुलभ हो जाए वैसा। मैंने वो ब्राह्मी है ना, वो मेरे स्कूल में कल ही मेरे स्कूल में 70 बच्चे हैं उनको और टीचरों को वो ब्राह्मी का जो पौधा है वो मेरा जो बगीचा है सेंद्रिय खेती का, वहाँ भरपूर ब्राह्मी उगाई हुई है। वो बहुत सारी स्कूल में ले जाकर बच्चों को उसके बारे में जो औषधि गुणधर्म है वो बताए और बच्चों को बांटी और ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मी और जो मेरे यहाँ पेड़ है औषधि उनका प्रचार और प्रसार करने का एक छोटा सा काम मैं करने का प्रयास करती हूँ। ग्रामीण भाग है, स्कूल में मुख्याध्यापक हेड मिस्ट्रेस का काम करती हूँ और ज्यादा से ज्यादा ये औषधि वनस्पति का प्रचार और सेंद्रिय खेती और योग प्राणायाम का प्रचार करना, ये साथ ही साथ करने का प्रयत्न करती हूँ। ओम। जी आदरणीय दीदी जी, आप बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं और आज के नौनिहालों को, आज के बच्चों को जब खेती और जो जहाँ जड़ी बूटियां हैं, हमारे पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में बताया जाएगा तो आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा कार्य करेंगी, संरक्षण का कार्य, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगा, हमारी बहुत समय से हमने अपने रजत चौधरी जी से बात नहीं करी, तो अगर वो हमारी आवाज़ सुन रहे हों तो वो अपनी बात रखें कि उनकी तरफ से या उनकी एरिया में क्या-क्या कार्य हो रहा है। चौधरी जी, रजत चौधरी जी। कोई बात नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही है उसमें। किसी और को बुला लीजिए और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अब समय भी हमारा लगभग हो गया है, तो इसके बाद इसको 8 बजे हम समापन भी करेंगे। ये सब लोग अपने ग्रुप में है क्या? दिनेश जी, ओम। दिनेश जी। हाँ हाँ है सब लोग हैं। और क्या नाम है ग्रुप का? मेरे इसमें तो ग्रुप दिखता ही नहीं हो। दैनिक योगाहार ग्रुप है सर। दैनिक योगाहार ग्रुप।
मैं नहीं जुड़ा हूँ उसमें अभी। जड़ी बूटी की खेती पीएफएसपी ग्रुप है। मार्केट को नजर देख आगे बढ़ाए। तो इसी बात पे आदरणीय कुलदीप उनियाल जी से निवेदन कि वो बात देखिएगा जड़ी बूटी का सिलेक्शन और उसका मार्केटिंग। कोई बात नहीं, इसमें ना आवाज नहीं आ रही दिनेश आपकी, बीच बीच में आवाज कट रही है, तो कोई बात नहीं। बाकी हमारे आदरणीय आवाज नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको रहने आप दीजिए। हाँ कोई बात नहीं, इसको जी हमारे इसमें जुड़ेंगे सर, उसमें जुड़ेंगे आप। और साथ ही उन्होंने आज के हमारे अन्य सदस्य हैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से ये कि वो एक तो पहला जो बात थी रखिएगा गजानन किस तरह पवार से जी की कि उनको वो ग्रुप में नहीं है, तो उनको वो लिंक मैं फिर से अगर भेज देंगे तो उससे फिर वो जुड़ सकते हैं। दैनिक योगाहार ग्रुप में शायद वो ऑलरेडी होंगे, लेकिन एक बार वो चेक कर लें, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं, तो कई बार वो छूट भी जाता है। तो आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। मैंने हाँ दैनिक योगाहार 2 में गजानन पवार जी को जोड़ लिया है। धन्यवाद सर। जोड़ लिया इसमें, ठीक है, ठीक, चलिए बढ़िया। इसमें जड़ी बूटी की खेती किया था मैंने एक बार। जी जी ओम। जी ओम। जी जी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं गजानन जी? हाँ, मैंने वो जड़ी बूटी की खेती किया था। वो एक डोरली बैंगन करके आता है, छोटा काटेरी, जिससे 16 DPA कुछ तो भी केमिकल मिलता है चर्म रोगों के लिए। तो वो मैंने खेती की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही था एक प्रकार का, ईश्वर लाल जी जैन के साथ में जलगांव वाले। पर वो बेचने में बहुत ही दिक्कत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने पहले तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लिया था, इतने भाव से लेंगे आप ला के दो। तो क्या ये जड़ी बूटी की खेती में अगर ये ऐसा हुआ तो फिर वो अपना किसान बंधु दिक्कत में आ जाता है। फसल तो उगा लेता हो, तो ये भी चीजें ध्यान में रख के अपने को करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई क्या सब लोगों को? जी हाँ, थोक में खेती ट्रक के ट्रक कीजिएगा ना तो अच्छा रहेगा ना। नहीं, ट्रक ही लेके गया था मैं, फिर वो पैसे देने में बहुत दिक्कत हुई थी। जी, जड़ी बूटी की जो खेती है गजानन जी, उसमें बहुत सारे रिस्क है, बहुत सारे जोखिम है, और वो जोखिम को समझ के ही काम करने की जरूरत है। बहुत सारे उदाहरण है कि मोल भाव पर पहले से कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, पैसा भी निर्धारित हो गया, लेकिन दोनों तरफ से, चाहे बायर हो, खरीदार हो, चाहे किसान हो, दोनों की तरफ से परेशानियां का सामना करना पड़ता है। कई बार हो जाता है ऐसा कि वो जो क्वालिटी कहीं नहीं मिलती है, कभी पैसों का मेल नहीं खाता है, कभी और कुछ चक्कर हो जाता है। तो ऐसा करते हुए इसमें बहुत जोखिम है, और इसमें बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ के काम करने की जरूरत है, सारे जोखिम को समझते हुए। अभी एक उत्पादक आ गए और उन्होंने कहा कि मेरे पास मूसली है, तो ये शतावर है, उसमें कुछ लेकर के आगे। और उस समय जो उनको बनाने वाला था, जो उन्होंने जिसने बीज दिया, जिसने उनको पौधा दिया, उसने तो कह दिया कि हम सारा खरीद लेंगे। उन्होंने 60 बीघा में भी लगा दिया। उठाते समय वो जो खरीदार था कहीं दूसरी जगह चले गया, तो सारा का सारा उसमें उनको नुकसान हो गया। और फिर जो उन्होंने वैरायटी लगाई थी, वो वैरायटी ऐसी थी जो कि जिसकी मांग नहीं थी बाजार में। तो इस तरह से कई बार समस्या होती है कि ये एंड टू एंड तक के सारी स्थिति को समझते हुए भी इस जड़ी बूटी के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। नहीं तो कई बार जितना हम सोचते हैं कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा, तो कई बार उससे कहीं ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो इसलिए अभी जरा ये सी चिया के खेती वाले बहुत किसानों से संपर्क कर रहे हैं, और वो कुछ तो भी 23-24 हजार क्विंटल से लेंगे, ऐसा ही एक बार ऐसा गवारगम में भी हुआ था। जी जी हाँ, ये अभी चलते रहता है। इन्होंने भी बताया, सागर रावले जो है ना, वो हमारे किसान है, तो
उनका भी 25,000 पे फाइनल हुआ था चिया का, लेकिन उन्होंने 20 दिया बोला उनको, लेकिन औरों को और कम दिया। तो बोला वो कुछ डिमांड में वो जो बायर हैं, जो एक्सपोर्ट होता है ज्यादातर चिया का, तो वो एक्सपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसलिए हो गया। वो पर मैं ये एक चीज बताऊं कि ये एक धंधा भी है। मैंने अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे सब खेती वाले। इसमें क्या करते हैं, वो अपना बीज बेच देते हैं, पौधे हों बस तो पौधे बेच देते हैं, और फसल लेने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, वो एक अपनी इनकम तो वो कर लेते हैं, है ना। फिर बिल्कुल। बाद में और आप ये तो छोटी, ये तो ऐसे बहुत सारे हैं। पर यहाँ पे क्या हुआ था बहुत पहले देहरादून में, कि ग्लाइकोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक रेपुटेड कंपनी है, उन्होंने जो है सब कॉन्ट्रैक्ट किया था स्टीविया के लिए किसानों के साथ। स्टीविया का और स्टीविया बाद में स्टीविया ग्रो किया था, और बाद में लेना ही से मुकर गए, लिया ही नहीं। फिर बहुत पॉलिटिकल जोर लगाने पे तब थोड़ा थोड़ा लिया, तब तक वो कुछ सड़ गया किसी के पास, तब लोगों ने। तो ये चीजें आती हैं उसमें, इसलिए इसमें तो एक तो बहुत बल्क में कभी भी नहीं करना चाहिए, और छोटे छोटे स्तर पे करना चाहिए, और फिर देखना चाहिए भाई कि इसका सही मार्केट है, क्योंकि ये कोई खाने वाली चीज तो है नहीं, इसका एक लिमिटेड मार्केट होता है। और बहुत अभी अब आप सतावर ढूंढेंगे नेट पे तो आपको हजारों मिलेंगे ऐसे, जो बीज भी दे रहे हैं, पौधे भी बांट रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा ये चल रहा है ये बिजनेस का, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। और बाद में भाग जाते हैं, क्योंकि बोलेंगे 500 रुपये किलो लेंगे, 400 रुपये किलो लेंगे, पर बाद में 80 रुपये किलो लेंगे। तो इसमें और हिडन कॉस्ट नहीं बताते हैं। हिडन कॉस्ट बहुत सारी होती हैं, कि इस जड़ी बूटी को उगाओ, ये उगाओ, बीच में कितनी लेबर लगेगी ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे कि प्रोसेसिंग में, इसकी प्रोसेसिंग में इतना खर्चा होता है। तो ये सब चीजें चल रहा है आजकल, ये एक बिजनेस है। तो इसमें बड़ा ध्यान से करना पड़ता है, करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एकदम सभी लोग ऐसे हैं। जैसे वो मेरे को रावले जी ने बताया, वहाँ पे अश्वगंधा भी कुछ किसानों ने किया था, और चिया भी किया है, और उन्होंने बेचा भी है। और अश्वगंधा वालों को भी बोला चार, वो तो कह रहे थे चार, चार 450, 450 करीब पर किलो उन्होंने लिया है, मतलब 45,000 पर में ये क्विंटल। रहा हाँ? अश्वगंधा के रेट 50 रुपए बहुत हो गए। अश्वगंधा दुकानों में भी मिलता है ना, मेरे एक भाई की जड़ी बूटी की दुकान भी है तो वही नागपुर में। मैं कह रहा था ना, ये फिर मैं उनको बोला, पूछा, मैंने कहा यार ये अश्वगंधा तो 100 रुपये किलो भी मैंने देखा। तो वो कह रहे थे नहीं नहीं, वो उनका जो है 45,000 रुपये क्विंटल बिका। तो मैंने कहा ये तो बोला मैं पता करूंगा और डिटेल में, कि हमारे साथ के किसान हैं वही महाराष्ट्र में ही है। शायद वो अश्वगंधा का बीज होगा फिर, क्योंकि अश्वगंधा तो ना पूरा ना, पंजाब। बीज तो आप नेट पे ढूंढ लो, 3-4 हजार रुपए किलो है। अश्वगंधा का बीज तो बहुत बनता है, बहुत। और ये कुंटलों में बनता है 1 एकड़ में। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सस्ता है बीज, तो बीज का कोई दिक्कत नहीं। पर जो जड़ है वो मैंने जो वेंडर पूछे थे कुछ, तो उन्होंने कहा 100 रुपये। तो ये अगर आप फिर थोड़ा सा देखोगे नेट पे तो आपको लगेगा वहां 500 भी बिक रहा है। तो इसको देख के आदमी अपना बिजनेस बना लेते हैं, और फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बाद में बिकता नहीं है, और वो किसान को नुकसान होता है। तो इसमें बड़ा सावधानी से उतरना चाहिए। 100 ग्राम का अश्वगंधा का पाउडर जो हमारे स्वामी जी जो पतंजलि से मिलता है, ये तो 50 रुपये का है। नहीं, वो तो ठीक है। मैंने कहा ना, जो इसकी मार्केट प्राइस है वो काफी हाई है। वो 500 रुपये तक है 100 ग्राम। अगर 50, तो कितना 50 रुपए का तो 500 रुपये किलो है। तो ये मतलब ऑप्टिमम प्राइस है। उसमें इतनी लेबर है, वो फिर मार्केटिंग का खर्चा है, तब है। तो वो जब चीज 100, 200, 150 में मिलेगी तभी वो
इतने पे जाएगी, तो वो अलग चीज है, वो तो ब्रांडेड है, उसमें टैक्स भी लगता है। तो वो उसको देख के मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी लोग डेवलप करते हैं कि ये तो इतना महंगा बिक रहा है, आधे ही पे भी लूंगा तो मेरे को भी फायदा होगा। इस तरह का कई लोग कर रहे हैं और बाद में मुकर जाते। उनकी एक अलग प्रकार की खेती है वो। जी तो इस इसमें तरह से हेलो, हाँ, इसमें मैं मेरा जी अनुभव थोड़ा जी जोड़ना जी चाहता हूँ। बोलिए। जी हाँ, कि ये औषधि पौधों की जो खेती होती है उसमें रिस्क तो होती है। तो कई सारे किसानों के साथ और प्रोसेसर के साथ में बात करने के बाद में ये नतीजा उसमें निचोड़ आया है कि ऐसी खेती करने के पहले एक तो रिटर्न एग्रीमेंट चाहिए, और उसमें भी बने तक जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट है वो प्रोसेसिंग यूनिट वाले के साथ में रहा तो ज्यादा बेहतर होता है। कई बार हमारे जो दो चार परिचित है यहाँ पे वर्धा में, नागपुर में, तो ये उसमें से एक जो है वो तो बंदा इतना सरल स्वभाव का है। वो तो बोलता है कि दो चार पांच किसान अगर इकट्ठा होते तो मैं उनको चेन्नई की फैक्ट्री दिखा देता। वो हर साल एक टूर दिखाता है, वहां पे फैक्ट्री दिखाता है, उसके बाद में वो किसानों को बोलता है कि भाई अभी आप लगाओ करके। और करीबन 20 साल से वो ये धंधा कर रहा है कि किसानों को फैक्ट्री से ही जोड़ देता, और वो बोलता कि उसमें मेरा जो भी कमीशन है वो मेरे को कमीशन दे देने का, बाकी आपका माल मैं भेज देता हूं। ऐसे ऑनेस्ट लोग भी है। मेरा सुझाव इतना ही है कि जहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होता है उनके साथ में कांटेक्ट करके अगर आप फार्मिंग करते हो तो रिस्क बहुत कम होती है। या फिर छोटा यूनिट अगर आप एस्टेब्लिश करते, क्योंकि कुछ एलोवेरा वाले किसान मेरे परिचित है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने छोटा यूनिट ही खड़ा कर दिया कि भाई एलोवेरा तो नहीं बेचा जा सकता, लेकिन उसका जूस अगर बड़े टीन्स में बना के वो रख देते हैं तो वो जूस जो है वो भेजा जाता। तो इन्फ्रेंस यही आता है, या तो डायरेक्ट फैक्ट्री से कांटेक्ट करो, या फिर छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स, भले ही एक किसान से नहीं होता तो ग्रुप में इस्तेमाल करो। उसके बाद में ही आप जड़ी बूटी के खेती में जाओ। यही इन्फ्रेंस है, यही मेरा जो अनुभव साझा किया है मैं रखना चाहता हूँ। धन्यवाद। जी सर, महत्वपूर्ण सुझाव इस तरह से आ रहे हैं और सब जब आने वाले टाइम में हम जड़ी बूटियों पे बात करेंगे तो कुछ बातें जी और ये जो सामने आ है जाएंगी। ये जैविक सतावर है सर। ये इसमें रासायनिक फास्फेट, कैल्शियम और सल्फेट डालेंगे तो इनकी मोटाई और लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो क्या रेट में कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये जैविक है जिसमें कि ये उपज बहुत पतले पतले सतावर हैं। इसमें फास्फेट, कैल्शियम और जो सल्फेट वगैरह डालेंगे हम तो इनकी मोटाई भी बढ़ जाएगी और लंबाई भी बढ़ जाएगी। तो क्या रेट में कमी बेसी होगी क्या? नमस्कार। जी और इस कृष्णा जी के ये जो प्रश्न है इसका हम आने वाले समय पर बातचीत करेंगे, जब हमारे एक्सपर्ट जो मार्केट वाला काम करते हैं और जो इसके बारे में और सटीक जानकारी दे सकते हैं कि इसकी टेस्टिंग कौन कर रहा है, क्या चीज की टेस्टिंग करेंगे और उससे उसको कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा, आने वाले दिनों पर इसके ऊपर अलग से हम चर्चा करेंगे। और आज दिनेश जी टाइम भी हो गया है, सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए समापन की तरफ ले जाए। जी सर, आदरणीय नितिन साहब से जी ओम निवेदन है कि जी श्री बिंदेश्वरी जी बोल रहे हैं कुछ। मेरे पास ब्लैक राइस 2.5-3 क्विंटल है। यदि किसी महानुभाव को इस्तेमाल के लिए चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ग्रुप में जुड़ा हूँ और मैं एक्चुअल आजकल फोटो नहीं डाल पा रहा हूँ इस पर क्योंकि बंद हो रहा है। तो मेरे पास 2.5-3 क्विंटल ऑर्गेनिक ही होता है, क्योंकि उसमें इतना लंबा पौधा होता है कि आप किसी प्रकार का खाद डालेंगे तो एक भी धान आपके पास नहीं आएगा, सब खखरा हो जाएगा। किसी को चाहिएगा तो बोल सकते हैं रवि आदित्य जी के थ्रू या डायरेक्ट हमसे भी। जी ये सूचना आपने दी है और आपसे जिन महान भाव को चाहिए होगा वो संपर्क करेंगे अवश्य ही। और इस तरह से आज का हमारा समय भी होता चला जा रहा है।
तो मैं आदरणीय नीलकंठ जी साबली साहब से गुजारिश करूंगा कि कृपया सभी का धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई जी। आज जो 481वां जो दिन है योगाहार का, तो इसमें आज जो योग टीचर थे सो अनीता जी विजय देशमुख संगमनेर जिला अहमदनगर से महाराष्ट्र से थे और उन्होंने बहुत अच्छी तरह कक्षा ली है बहन जी ने। और आज हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि मदन सिंह जी बिल्ड ग्राम जय बिहार ऊंचापुल हल्दानी उत्तराखंड से थे। उन्होंने तो बहुत ही अच्छा अपना जैविक का मार्गदर्शन किया और उनके जो विषय था जैविक का और जैविक पौधे, उस पर भी आगे के सत्र में बाकी का मार्गदर्शन रहेगा। जैसा कि उसमें कासली जो एक वनस्पति होती है, उसके पत्ते खाने से थैलीसीमिया जैसे ब्लड की कमी होती है, उस रोग में बहुत उपयोग होता है। ये भी उसमें प्रश्न अपन पूछेंगे, बहुत प्रश्न है उनके बारे में, जैसे कि हमारे नागपुर के आदरणीय अरविंद जी का प्रश्न बाकी है और भी किसानों के प्रश्न बाकी है, तो अगले सेशन में उनके प्रश्न लिए जाएंगे। आज के इस योग टीचर के लिए आदरणीय मुख्य अतिथि मदन सिंह जी बिष्ट के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय रंजना बहन महाराष्ट्र से, आदरणीय हमारे मुन्नीलाल भाई जी, राजेश्री कुशवाहा जी, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बिंदेश्वर तिवारी जी, आदरणीय मनीष सिंह बगावत जी, आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय इंजीनियर फुलेचंद जी, आदरणीय गजानन बाजर जी, आदरणीय गजानन पवार जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय पुण्यकमा काम समर्थ जी, आदरणीय रघुवीर रावत जी, आदरणीय रजत चौधरी जी, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, आदरणीय रवि आदित्य जी, आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, आदरणीय योगाहार आरती से जो जुड़े हैं और लेफ्ट हो चुके हैं हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन सभी के लिए शुभ मंगल हो। कल सुबह 5:30 बजे इस सदन में जुड़ेंगे, ये आशा के साथ मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। ओम प्रणाम, धन्यवाद।